डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स तीनों ही फ्रेंड्स हमने फिनिश कर दिया है। आज हमें पढ़ना है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि फूड में हमारे न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, आपको भी पता है। एक होते हैं हमारे डीएनए और दूसरे होते हैं आरएनए, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड दूसरे होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब ये दोनों कैसे गए? तो ये भी नॉर्मल सी बात है कि जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं या हम इंटेक करते हैं तो उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल होती है और उन सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एक और कंपोनेंट, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ एक और कंपोनेंट जाता है और वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स। और उन न्यूक्लिक एसिड्स का भी हमारी बॉडी डाइजेशन करती है एंड एब्जॉर्प्शन करती है, ओके। और फिर उसको नेक्स्ट हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन फिजियोलॉजी में उसको क्या करेगी, मिक्सअप कर लेगी, उसको क्या करती है, इन्वॉल्व कर लेती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फ्रेंड्स हमने पहले जो डाइजेशन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो डाइजेशन होता है फूड का वो स्टार्ट हो जाता है हमारी बकल कैविटी में ही। और बकल कैविटी में स्टार्ट किससे होता है, जो सलाइवी अमाइलेज, ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप में से जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले उनको जरूर देखना, ओके फ्रेंड्स। तो सलाइवी अमाइलेज जो होता है, जो क्या करता है, ग्लूकोज का जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सेम वैसे बकल कैविटी के बाद नेक्स्ट क्या होता है, स्टमक होता है। स्टमक में भी हमने देखा था गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो तीन जूसेस या तीन सिक्रीशंस के क्या आता है, कांटेक्ट में आता है, जिसमें फ्रेंड्स एक होता है बाइल जूस। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है एंड गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ हम कह सकते हैं बाइल डक्ट जो आती है, जो बाइल जूस को क्या कहती है, सिक्रीट करती है। बाइल जूस जो होता है हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है फ्रेंड्स, तो मैं इसको इतना ज्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ इन ब्रीफ कि बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है, वो फैट का इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, हमने ऑलरेडी देखा था। बाकी फैट बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए बाइल जूस का डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता है। तो दूसरा क्या होता है, दूसरे होते हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस और थर्ड होते हैं इंटेस्टिनल जूसेस। तो इंटेस्टाइन में भी जो न्यूक्लिक एसिड्स पर हम आते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स का जो डाइजेशन होता है वो बकल कैविटी और स्टमक में कुछ नहीं होता है, वो डायरेक्ट उनका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो जूसेस के कांटेक्ट में आएंगे। बाइल जूस का इनके ऊपर क्या होगा, इट हैज नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बाइल जूस केवल किसके ऊपर अटैक करता है, केवल फैट ग्लोब्यूल्स, फैट्स पर ही अटैक करता है, उनको इमल्सिफाइड फैट बनाता है ना, ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट करता है इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड्स में, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो सेम वैसा ही है कि एंजाइम्स अब बाइल जूस का हो गया, तो नेक्स्ट बचा हमारे पास कौन सा, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस के कांटेक्ट में आएंगे। तो सेम पैनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल जूस जो होते हैं उनके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करने का या फिर इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे तीन क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस एंजाइम, दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम और थर्ड होते हैं न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, जो वन बाय वन क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पर एक्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले जो होगा फूड किसके कांटेक्ट में आएगा, पैनक्रियाटिक जूसेस के कांटेक्ट में आएगा। तो पैनक्रियाटिक जूसेस में दो न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो दो न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि टू टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक है हमारे डीएनए और दूसरा है आरएनए। तो जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम होता है, ओके, हमने फ्रेंड्स डीएनएस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मली ये कोई नहीं पूछता है बट स्टिल मैं बता देती हूँ, डीएन और एएस से शॉर्ट में लिख दिया या फिर ए भी कैपिटल करके आप इसको एस को शॉर्ट में लिख दो, और आरएनए इसको भी सेम ऐसे भी लिखते हैं, ओके, सेम चीज है, नॉर्मल है, पता होनी चाहिए या इट्स ओके। सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो किस पर अटैक करेगा, वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पर अटैक करेगा और उसको कन्वर्ट कर देता है डीएनए। न्यूक्लिक एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में। तो
राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसके ऊपर अटैक करेगा राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, आरएनएज एंजाइम, जो इसको कन्वर्ट कर देगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। ओके, तो ये हो गया हमारा पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन, जिसके अंदर दो टाइप के ये एंजाइम प्रेजेंट थे। अब दो न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट थे, एक ही टाइप का एंजाइम प्रेजेंट था, वो था हमारा न्यूक्लियस एंजाइम। सेकंड जो है नेक्स्ट फूड जो है वो इंटेस्टिनल जूस के कांटेक्ट में आएगा, है ना, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है वो जूसेस जो सिक्रीट करेंगे। तो इनके अंदर अब टू टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जिसको हम न्यूक्लियोफॉस्फेटेज एंजाइम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। तो सबसे पहले अब क्या होगा, जो न्यूक्लिक एसिड्स कन्वर्ट हुए थे किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स में, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके ऊपर अटैक करेगा कौन सा, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, या फिर फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफॉस्फेटेज एंजाइम। इसका रीजन क्या है, इसको फॉस्फेटेज बोलते हैं क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर, और यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है। तो आपने ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। यहां पर हमारे जुड़ा हुआ होता है कौन, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, मैं इसको शॉर्ट में N2 बेस लिख रही हूं। नाइट्रोजनस बेसिस फ्रेंड्स आपने पढ़े हैं, ऑब्वियसली कौन से होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, या फिर आप इनको डिटेल में देखो, चार बेस होते हैं हमारे कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और दूसरा थायमिन। और अगर हम आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वहां पर थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, बस यही होता है। तो ये चार नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर जो है एक कार्बन, और यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ होता है फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन मतलब क्या हुआ, PO4 3-, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये हो गया है हमारा न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है हमारा। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है, इस न्यूक्लियोटाइड पर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम इसको क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोसाइड्स में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, इट मींस ये स्ट्रक्चर बनेगा कि वो न्यूक्लियोटाइड था उसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आ गया, तो अब अपने पास क्या बचा, अपने पास ये स्ट्रक्चर बना। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। पहले था न्यूक्लियोटाइड, अब हो गया न्यूक्लियोसाइड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गया। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये भी अभी स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, ये फर्दर अब क्या करेंगे, फर्दर डाइजेस्ट होंगे, फर्दर ब्रेक डाउन होगा इनका। अब न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम है ये कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर अटैक करता है और ये कन्वर्ट कर देता है इनको नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर में। मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, ये नाइट्रोजनस बेस है ये भी यहाँ से अलग हो जाएंगे, और पेंटोज शुगर, ये हमारी पेंटोज शुगर ही तो है, वो भी अलग हो जाएगी। मतलब अब सारी स्मॉलेस्ट यूनिट्स हमको मिल गई, अब इसको और फर्दर अपन नहीं तोड़ सकते, अब और इनका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा, मतलब पूरी तरह डाइजेशन हो गया। अब इसलिए हमको क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड का जो एंड प्रोडक्ट्स है, उन एंड प्रोडक्ट्स में हमको क्या मिला, उसमें हमको तीन चीजें निकल कर बाहर आई। सबसे पहले तो हमारे क्या निकल गया था, ये निकल गया था, क्या था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आ गए थे फ्रेंड्स। उसके बाद अभी हमने देखा न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम ने जब अटैक किया तो अगेन हमारे पास दो चीजें बाहर आ गई, एक तो पेंटोज शुगर बाहर निकल गई और दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस बाहर निकल गए। तो एंड प्रोडक्ट्स में हमारे क्या हुए, नाइट्रोजनस बेसिस जिसमें आते हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ओके, तो इसको प्यूरिन्स जैसे कि मैंने अभी बताया, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स एक्चुअली फ्रेंड्स कितने होते हैं, चार नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एडेनिन, मैं पूरा लिख देती हूँ, ओके, आप चाहे तो इसको साइड में नोट कर सकते हैं। देन दूसरा होता है थायमिन, थर्ड होता है गुआनिन, एंड फोर्थ होता है हमारा क्या होता है, साइटोसिन, ठीक है, ATGC। अब इसमें से A और T जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, एंड G एंड C जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि अब अभी मैंने आपको बताया, लाइक ये मैंने किसका बताया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए के मैंने चार नाइट्रोजनस बेस बताया। अगर अभी ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के नाइट्रोजनस बेस होते तो यहाँ पर थायमिन की जगह क्या होता, यहाँ पर यूरेसिल होता, ओके, यूरेसिल होता। तो अब क्या होता है, अब इसमें ये चारों नाइट्रोजनस बेसेस हैं जिसमें से एडेनिन और गुआनिन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्यूरिन्स, और थायमिन और साइटोसिन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पिरिमिडिन्स। ओके, तो ये हो गए हमारे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, मतलब नाइट्रोजनस बेसेस जो बाहर आ गए। नेक्स्ट जो था पेंटोज शुगर था, तो नॉर्मल सी बात है, पेंटोज शुगर कौन से होंगे, दो ही होंगे, या तो राइबोज शुगर होगी या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। डीएनए से जो एंड में हमको पेंटोज शुगर मिली है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, एंड जो राइबोन्यूक्लिक एसिड
एसिड्स मतलब आरएनए से जो हमको पेंटोज शुगर मिली वो हमारी राइबोज शुगर होगी। एंड लास्ट जो है वो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, मतलब क्या होता है हमारा PO4 3- जो न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा था स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट था। तो फ्रेंड बहुत ही इजी टॉपिक था ये जो था हमारा डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इसके साथ फ्रेंड्स आप डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सारे ही टॉपिक्स फिनिश करिएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।